कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू इन दिस वीडियो। सो गाइस, हमने यहाँ पे फार्माकोलॉजी में जो आपकी 6 सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी है, यहाँ पे हमने वो शुरू की थी जिसमें हम बात करने वाले हैं डायरिया की। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कॉन्स्टिपेशन देखा था, तो आज हम यहाँ पे डायरिया आज अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे विद ड्रग्स और यहाँ पे देखेंगे कि डायरिया होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम बात करते हैं कि डायरिया। देखो, मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिपेशन में आपका स्टूल जो है हार्ड हो जाता है, लेकिन डायरिया में अपोजिट हो जाता है। आपका जो आपका स्टूल है वो बिल्कुल ही लिक्विड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज एन abnormal and increase in the frequency and the liquidity of the stool, यानी कि जो स्टूल है वो बहुत लिक्विड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कॉज होते हैं डायरिया के। सबसे पहला है कि अगर देखो आपका जो पैरासिस मूवमेंट है, अगर वो जल्दी जल्दी होगी ना, तो वो क्या होगा वहां पे उस टाइम पे आपका जो स्टूल है अच्छे से आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो स्टूल से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जो आपका खाना अच्छे से नहीं पच पाएगा और इस वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, या बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वाटरी स्टूल है वो जल्दी जल्दी आपकी बॉडी से रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पैरालिसिस मूवमेंट है वो इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है एंड डिक्रीज एबिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द स्टूल, यानी जो वाटर से, मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। अगर वाटर को एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो यहाँ पे आपका वाटरी स्टूल होगा। और देखो टाइप्स अगर मैं बात करती हूँ, दो तरह का होता है, ब्लडी डायरिया होता है, एक बॉडी डायरिया होता है। ब्लडी डायरिया में आपके ब्लड आएगा डायरिया के साथ। अब आप कहोगे कि कैसे ब्लड आ सकता है। ठीक है, तो उसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कैसे ब्लड आता है। और वाटर डायरिया सिंपल है, मैं आपको ये भी बताने वाली होगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे ड्रग्स की। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम जल्दी से थोड़ा सा वाटरी स्टूल और जो आपका ब्लडी स्टूल है उसमें थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका ये सिंपल आपको दिखाया है कि आपका जो ये इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, ये बीच में ल्यूमेन है और यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पता है ना, विलाई सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि जो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो म्यूकस सेल होते हैं, उसके बाद फिर आपका सब म्यूकस सेल होते हैं। ठीक है, सब म्यूकोसा में आपकी जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है वो सब प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आपका सब म्यूकोजल और आपका सब म्यूकोजल है। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत ही बेसिक्स है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये ल्यूमेन है, इंटेस्टाइन का एक पार्ट करके दिखाया आपको। तो इसमें आपकी इस तरह के सेल होते हैं। ठीक है, मैंने पूरा नहीं बनाया। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सिंपल क्या बताया कि ये आपके सेल्स हैं, विलाई वाले सेल्स हैं। और जब भी यहाँ पे जो भी आपने फूड खाया है, ठीक है, एक्सवाइजेड कुछ भी आपने खाया है, तो आपके फूड में बैक्टीरिया कहीं ना कहीं होता ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा फूड खा लिया कंटेमिनेटेड जिसके अंदर मतलब बहुत ही एक्सट्रीम आपको जो हार्मफुल करने वाला बैक्टीरिया वो हो सकता है। जैसे आपके बैक्टीरिया में यहाँ पे शिलिका बैक्टीरिया और इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया क्या करता है, जब आपके ये इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर आता है तो ये जब फूड के अंदर ये बैक्टीरिया होगा, अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, बहुत ज्यादा ये क्या करता है, आपको जो शिलिका बैक्टीरिया है, तो ये आपकी जो ये सेल्स होते हैं, यहाँ पे विलाई सेल्स होते हैं, यहाँ पे एक तरह से एंडोटॉक्सिन शुरू करना, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो यहाँ पे रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है आपके टॉक्सिन निकालेंगे। ठीक है, टॉक्सिन निकाल के क्या करते हैं, जो ये सेल्स है, जैसी सेल्स है तो इसकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको यहाँ पे मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को यहाँ पे रोक देंगे, जिस वजह से क्या होगा, सेल आगे डाई हो जाएगा फर्दर। ठीक है, अब ये सेल डाई होगा तो उसके आपको पता है कि साथ जो सेल होते हैं वो भी मरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आसपास के सेल है वो भी मरना शुरू हो जाएंगे। तो अब बेसिकली क्या होगा, जो ये बैक्टीरिया है अब इसको ब्लड में जाने का मौका मिल गया, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था जाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इन सेल्स ने क्या किया हुआ था, अपना इसका रास्ता बंद किया हुआ था। अब ये इनके पास इसने क्या किया, जो ये सेल है इसको डिस्ट्रॉय किया। सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद ये बैक्टीरिया अब सब म्यूकोसा में पहुंच गया। अब जब ये बैक्टीरिया यहाँ पे पहुंच गया यहाँ से, क्योंकि ये तो क्या हो गया, डाई हो गया सेल। ठीक है, अब ये यहाँ से इसको रास्ता मिल गया। अब ये बैक्टीरिया यहाँ पहुंच गया, अब ये ब्लड के बाहर है, ब्लड की वेसल्स के बाहर बैठा है। अब ये जो ब्लड है, अब यहाँ पे जो बैक्टीरिया ये आया है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पे भी एक तरह से एंडोटॉक्सिन निकालना शुरू कर देता है। और ये एंडोटॉक्सिन देखो, जो आपको बताना चाहिए कि जो आपकी ब्लड वेसल है आपकी एंडोथीलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है। अभी ये एंडोथीलियल सेल्स जो है इसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था ना, इस सेल को मारा था, ऐसे ही इस सेल को यहाँ पे डाई करना शुरू कर देगा। और जब ये डाई हो जाएगा एक तरह से क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से बिल्कुल इसको पंचर कर देगा, यानी यहाँ से जो है ब्लड बाहर आएगा और जो बैक्टीरिया ये आपके ब्लड के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये ब्लड के अंदर जो है बैक्टीरिया आपका आ गया। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया अंदर आके बहुत आपको पता है ब्लड हर जगह जाता है बॉडी के अंदर, तो ये ब्लड में घूमता रहेगा और कहीं पे भी जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यानी अब देखो आपको रीजन पता चल गया कि ब्लड क्यों अब अंदर आ सकता है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड पास होके आएगा तो वो यहाँ पे आके ल्यूमेन में आके आपका जो स्टूल है उसके साथ ब्लडी स्टूल आएगा बन के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया क्या किया, टॉक्सिन्स को रिलीज करके यहाँ पे सेल्स को मार के, ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्लड को यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो ब्लड इस वजह से आता है, ये आपका ब्लडी डायरिया को हम बोल देते हैं। अब सिंपली देखो बेसिकली क्या होता है,
ये जो बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर एंटर कर चुका है। ठीक है, अब ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद क्या होगा, अब देखो आपकी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो यहाँ पे जो आपका इम्यूनी सिस्टम है, इम्यूनी सिस्टम वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। थाइमस आपको बताना चाहिए, ठीक है, इम्यूनी सिस्टम के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे जो आपके टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आपके टी सेल, बी सेल आपको बताना चाहिए क्या होते हैं, ये आपका इम्यूनी सिस्टम का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टी सेल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब टी सेल एक्टिवेट होते हैं बैक्टीरिया कंटेक्ट में आने के बाद, तो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे जो बीटा, अब टी सेल जब एक्टिवेट होंगे तो बीटा सेल भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब जब बीटा सेल एक्टिवेट होता है तो बीटा सेल क्या करते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होगा। अब देखो पहली बार जब बैक्टीरिया आता है हमारी बॉडी के अंदर, तब उसकी रिगार्डिंग क्या बनती है, उसके अपोजिट में क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनाता है हमारी बॉडी। ठीक है, ताकि वो बैक्टीरिया जो है उसको मार दें। ठीक है, लेकिन जब वही बैक्टीरिया जब दोबारा अगेन आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो क्या होता है, देखो अभी मान लो पहले जब पहला एक्सपोज हुआ था बैक्टीरिया, पहली बार हमारी बॉडी में आया था, तो उस टाइम पे इन्होंने एंटीबॉडीज बना ली। लेकिन जब ये एंटीबॉडी जब उसको मार के आराम से बॉडी में कहीं ना कहीं तो रहेंगी ना, ये क्या करती है, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये आपके जो जॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, जॉइंट्स वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। तो ये एंटीबॉडी जो है ये आपके जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। और डिपॉजिट होने के बाद जब दोबारा फिर वो बैक्टीरिया आपकी ब्लड में एंटर करेगा, अटैक करेगा आपके ऊपर, तो यहाँ पे वो जो बैक्टीरिया है वो जॉइंट्स के पास भी जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहां यहाँ पे आपकी सारी एंटीबॉडीज बैठी हैं। तो एंटीबॉडीज और यहाँ पे जो बैक्टीरिया, एंटीबॉडी और एंटीजन यहाँ पे रिएक्शन होगा, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको रिएक्टिव आर्थराइटिस यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो देखो डायरिया, हमने ब्लडी डायरिया शुरू किया था। इस ब्लडी डायरिया के बैक्टीरिया ने क्या किया, यहाँ पे एक्टिवेटेड जो आपका आर्थराइटिस है वो कोज कर दिया। तो मतलब कोई हिसाब लगा सकता था कि इतनी लंबी जो मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बीमारी है वो यहाँ पे इतना बड़ी बीमारी कोज कर सकती है, यानी आर्थराइटिस तक कर दिया, आप हिसाब लगा सकते हो। तो ये तो था आपका सारा का सारा ब्लडी डायरिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वाटरी डायरिया की। देखो वाटरी डायरिया में सिंपल है, आपको इसमें कोई ब्लड खैर नहीं आता। सिंपल इसमें क्या होता है, आपको जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाता है पूरी तरह से। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या होता है, जब आप डायरिया ना बेसिकली आपका, जब आप कोई जगह बदलते हो ना अपनी, जैसे मान लो आज आप यहाँ रह रहे हो तो आप किसी दिन कहीं और चले गए, ठीक है, कहीं घूमने चले गए या कहीं फॉरेन चले गए, तो कई बार क्या होता है वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है तो वो भी आपको सूट नहीं कर पाता, तो उस वजह से आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, ये नॉर्मली आप देखते भी होंगे, आपको जुकाम हो जाता है वहाँ पे उस कॉन्टेक्ट में आने के बाद। ठीक है, एनवायरनमेंट जब आपका एकदम से चेंज हो जाता है तो ऑब्वियस बात है वो आपका बॉडी के ऊपर असर करता ही करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका वाटर डायरिया। अब वाटर डायरिया में आपको सिंपल मैंने आपको ये बता दिया कि आपकी सेल्स हैं, ल्यूमिन बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सारणी बनाया सिंपल, बस आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपकी क्या होता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यहाँ पे आपके क्रिप्टस सेल्स होते हैं, विलाइगस सेल्स होते हैं, और मतलब और भी काफी सारे सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बेसिकली अलग अलग बताया है। तो क्रिप्टस सेल्स में क्या होता है, आपकी नॉर्मल केसेस में जो आपका ये जो बाइकार्बोनेट्स है वो आपकी बॉडी में ऐसे रिलीज होते रहते हैं आपके ल्यूमिन के अंदर, ये आपका ल्यूमिन वाला स्पेस है। और क्लोराइड भी आपका रिलीज होता रहता है। और अगर मैं बात करती हूँ इसके केस में, जो आपका विलेज सेल है, यहाँ पे आपका सोडियम और क्लोराइड आपके ब्लड के अंदर एंटर करते रहते हैं। यहाँ पे आपका ब्लड वेसल्स होंगी, मैंने यहाँ पे बनाई नहीं है, तो ऑब्वियस बात है जो आपका सोडियम क्लोराइड है ये सब आपका ब्लड में जाता रहता है। ठीक है, और नॉर्मल आपका वाटर भी यहाँ से अब्जॉर्ब होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर बात करो कि यहाँ पे जो ये वाटर के साथ जो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, आपके बाइकार्बोनेट वाटर है, ये क्या करते हैं, ये आपके ल्यूमिन के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, इफ अगर यहाँ पे जो आपका इंक्रीज होता है सीएमपी पाथवे और जो आपका सीजीएमपी है, अगर ये किसी वजह से इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे ही इसका अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो सोडियम और क्लोराइड है ये आपके बाहर आते हैं। ठीक है, यानी आपके ल्यूमिन में आ जाते हैं। अगर सोडियम, देखो सोडियम भी आ गया, क्लोराइड भी आ गया, और मान लो इसके अंदर सेल के अंदर भी क्या हुआ, ये तो ऑलरेडी आ ही रहा है, तो ये भी क्या करते हैं यहाँ पे, और सारी जो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स है ये भी बाहर आ जाएंगे सारे ल्यूमिन के अंदर। देखो ल्यूमिन के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सारा आपकी बॉडी के अंदर से जा रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर से रिमूव हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए, स्पेसिफिकली हार्ट के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके हार्ट में आपको पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रोलाइट्स की इंपॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सोडियम बाहर है तो वो भी से बात है वाटर भी बाहर आएगा। तो वाटर कौन सा टिकने वाला है, वाटर और सोडियम एक दूसरे में क्या है, बहन भाई है, या आप बोल सकते हो वो हस्बैंड वाइफ है। जहां उसकी वाइफ जाएगी वहीं पे हस्बैंड जाएगा, तो ऐसे काम है। तो जहाँ पे सोडियम जा रहा है वहीं पे आपका वाटर भी आएगा। ठीक है, और दूसरा और भी क्या रीजन होता है, जैसे आपका वीक जो आपका कोलेरिया होता है, वीक कोलेरा जो होता है एक तरह से ये भी बीमारी है। तो यहाँ पे क्या होता है, वीक कोलेरा जब अटैक करता है आपकी बॉडी में, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो सेल्स में पोटेशियम जो होता है यहाँ पे पंप बन जाते हैं। तो पोटेशियम आपके सेल के अंदर भरपूर होता है। ठीक है, हर एक सेल के अंदर पोटेशियम होता है, लेकिन जो वीक क्लोराइड क्या करता है, इस पोटेशियम को बाहर रिफ्लेक्स करता है, पोटेशियम को भी यहाँ पे बाहर निकाल देगा।
तो बेसिकली क्या होगा, देखो इतने मेन इतने इंपॉर्टेंट बाइकार्बोनेट वाटर, सोडियम क्लोराइड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए बॉडी के लिए, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे स्टूल के अंदर से निकल जाएंगे, ठीक है, स्टूल के थ्रू निकल जाएंगे। यानी अगर कोई भी डिसफंक्शनिंग हो रही है हमारे, तो ये वाटर के साथ वाटर स्टूल बन के बाहर रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक, तो अब देखो वाटर भी जा रहा है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी लूज हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है। और देखो ये मैंने आपको बताया ना, सोडियम पोटेशियम ये जो सारे कार्बोनेट्स वगैरह, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमारे हार्ट को सही टाइम पे ना मिले ना, तो ये यहाँ पे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हार्ट अटैक भी कॉज कर सकती है। तो बेसिकली आपका जो ये वाटर डायरिया है, ये सब ब्लडी डायरिया, आई होप इन दोनों में आपको फर्क समझ आया होगा। तो अब हम देखने वाले इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। करते हैं यहाँ पे एंटी डायरियल ड्रग्स की। तो सबसे पहले हमें डायरियल पेशेंट को, सबसे पहले यहाँ पे इसको जो फ्लूइड का वॉल्यूम था वो इम्बैलेंस हो गया था, ठीक है। तो उस इम्बैलेंस फ्लूइड वॉल्यूम को हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले जो अप्रोच होगी वो आपको ओआरएस, ठीक है, यानी आपको ओरल रिहाइड्रेट सोल्यूशन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपका जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्ट फ्लूइड वॉल्यूम, जिसमें हमें ओआरएस देना है। ओआरएस आपका NaCl, KCl, पोटेशियम सिट्रेट, सॉरी सोडियम सिट्रेट, और यहाँ पे ग्लूकोज के साथ, मतलब इन चार चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमें 1 लीटर वॉल्यूम, यानी 1 लीटर जो पानी है उसमें घोल के उसको पिलाना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उस पर्सन की बॉडी रिहाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें अपना न्यूट्रिशन सही रखना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में जो हमारी इंटेस्टाइन की जो सेल्स थी, वो उन बैक्टीरिया ने क्या किया था, टॉक्सिन से डाई हो गई थी, ठीक है। अब उन सेल्स को हमें वहां पे दोबारा से लेके भी आना है, तो उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए होगा, ठीक है। आपके जो इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रॉपर इंक्रीज हो जाने चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आपकी सेल्स हैं वो जो डाई हुए थे, उसको हम न्यूट्रिशन के थ्रू क्या करेंगे, उस सेल को दोबारा प्रोलिफरेट करेंगे, ताकि वहां पे दोबारा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। जब वो सेल दोबारा वहां पे आ जाएंगे, तो हमारी ऑब्वियस बात है, जब हमारे वो सेल्स वापस रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, इंटेस्टाइन दोबारा रिकवर हो जाएगी, तो यहाँ पे ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग थेरेपी। अब ड्रग थेरेपी में देखो, यहाँ पे सबसे पहले आता है स्पेसिफिक एंटी बैक्टीरियल थेरेपी, और दूसरा आता है नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। अब देखो इसमें अगर आप थोड़ा सा, अगर आपने केडी त्रिपाठी की ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बुक है, अगर आपने इसको फॉलो किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दी हुई है, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, और यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग। देखो उसको स्पेसिफिक क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली आपको सारी एंटीबायोटिक्स बता दी है, ठीक है, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक्स है कौन कौन सी बैक्टीरिया को किल करने में यहाँ पे स्पेसिफिक, ठीक है। बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, और यहाँ पे कोर्टिमाजोल है, ये बेसिक स्पेसिफिकली, देखो यहाँ पे स्पेसिफिक क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प कर रही है। यहाँ पर अगर किसी पर्सन को कोलेरा की वजह से यहाँ पे डायरिया हुआ है, देखो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्सन को कोलेरा का है या इकोलाई का है, बैक्टीरिया की वजह से इसको डायरिया हो रहा है, ये हमें जो डायरिया में जो फीकल मैटर है उसका टेस्टिंग करानी पड़ती है। पैथोलॉजी लैब में हमें स्टूल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है, देन वहां पे पता चलता है कि कौन से स्ट्रेन का बैक्टीरिया जो है, कौन से स्ट्रेन का जो माइक्रोबियल है, उसने यहाँ पे अटैक किया है, और यहाँ इसने ये मतलब सब किया हुआ है। तो अगर कोलेरा का होगा, अगर यहाँ पे बेसिकली अगर पता चलेगा कि हमें कोलेरा का है, तो कोलेरा में आपको TC यानी टेट्रासाइक्लिन देना है, और उसके साथ आपको, यानी यहाँ पे आपका इसके साथ ये भी दे सकते हो, और या इसको अलग अलग भी, जैसे जैसे डॉक्टर को लगता है, कोट्रीमाजोल। लेकिन अगर किसी पर्सन को टेट्रासाइक्लिन से या इस वाली एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो गई है, ठीक है, यानी अगर वो इस एंटीबायोटिक को दोबारा लेगा तो आपकी बॉडी में वो असर नहीं करेगी, यानी आपकी बॉडी में इसने रेजिस्टेंस कर ली है, आपकी बॉडी में दोबारा जब ये आएगी तो ये आपकी बॉडी में असर नहीं करेगी। अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस हो गई है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दूसरी वाली भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है नॉरफ्लॉक्सासिन। तो ये हमें कब देनी है, जब हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस हो जाए। नेक्स्ट, अगर हमारे बॉडी में ये जो हमने इसके बारे में बात भी की थी, शिजला या इकोलाई बैक्टीरिया जो है इसने अटैक किया है, ठीक है, इसके अटैक की वजह से यहाँ पे डायरिया हो रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कुछ अलग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम की वजह से है, तो क्लोस्ट्रीडियम में हम MTZ देंगे, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल। ऐसे ही हमारे पास है एमोबियासिस एंड गार्डियासिस, तो यहाँ पे भी हमें MTZ देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स की। तो यहाँ पे आपकी नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग में जो आपको 3 कैटेगरीज में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहला आपके पास है, देखो ये तो हमने सारी बात कर ली अभी,
ठीक है। इसको अपने स्पेसिफिक देखा था कि ये जो आपकी है कौन से बैक्टीरिया को किल करती है, ये कौन से बैक्टीरिया को किल करती है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक हमने देखा था एंटी माइक्रोबियल में। लेकिन नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल में ड्रग में क्या है, आपको 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया है। सबसे पहला जो आपके पास है एब्जॉर्बेंट या एडजॉर्बेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फॉर्मर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये करते हैं जो आपका स्टूल बहुत ज्यादा लिक्विड हुआ था, ठीक है, यहाँ पे जो स्टूल की जो उसको बेसिकली ये थोड़ा हार्ड कर देगी, स्टूल को बेसिकली हार्ड करने का काम करती है। एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में क्या होता था, जो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा था, हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो रहे थे उसको यहाँ पे सेक्रेशन होने में उसको रोकेगी। बेसिकली जो हमारे सेल से इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हो रहे थे, जब वो सेल से बाहर आ रहे थे ल्यूमेन के अंदर, तभी तो वो स्टूल के अंदर जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसको सेल से बाहर आने से रोकती है, ठीक है, एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स। उसके बाद आपके नेक्स्ट आते हैं एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, जो पैरासिलिसिस मूवमेंट बढ़ चुकी थी, ठीक है, उसको यहाँ पे कम कर रहा है, ठीक है। तो एंटी मोटिलिटी ड्रग, तो पैरासिलिसिस मूवमेंट को जब कम हो जाएगी तो आपका स्टूल जो है उसकी वो जो हार्डनेस आप बोलो या जो भी इसका फ्लो रहेगा वो आपको मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ड्रग्स आपको सारी पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल में मैंने वैसे आपको ऑलरेडी सारा बता दिया है। एब्जॉर्बेंट में होगा, ये बल्क फॉर्म कर देंगे आपके इंटेस्टाइन, जब आप खाओगे ना इसको इस बुक को आपने वहां पे भी देखा था, ठीक है। साइलम आपने कॉन्स्टिपेशन में पढ़ा था, और यहाँ पे मिथाइल सेलुलोज भी, ठीक है। तो ये बेसिकली करती है, बल्क को फॉर्म करती है। जब बल्क फॉर्म होगा तो यहाँ पे आपको जो फीकल मैटर है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट आपके पास है एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में क्या होता है कि आपके जो सेल थे ना, ये आपका देखो यहाँ पे ब्लड वेसल है और ये आपका सेल है, और यहाँ पे बीच में ये सारा पे ल्यूमेन एक्सपोज करो, ठीक है। अब क्या होता है, जितना भी ब्लड से आपका सेल आ रहा था इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, अभी सेल क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट बाहर फेंक रहा था, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो आपकी बॉडी में सारे, यानी आपकी बॉडी से बाहर जा रहे थे थ्रू द स्टूल, ठीक है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर देखो, ये इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली हार्ट के लिए। अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा असर हमारे हार्ट पे पड़ता है, क्योंकि हार्ट को हमारे इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए हमें स्पेसिफिकली एंटी सेक्रेटरी ड्रग देनी पड़ती हैं। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, इस जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर आ रहे थे इसको ये बाहर आने से रोकती है, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है बेसिकली। यहाँ पे की ड्रग्स यहाँ पे कुछ दी हुई है, तो यहाँ पे भी ड्रग लिखी हुई है, एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ लेने के बाद, ठीक है। इसका जो PDF है, यानी जो नोट्स होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, वहां पे मैं आपको पूरा एक प्रॉपर वे में नोट्स को अवेलेबल करा दूंगी, ठीक है। तो ये तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता चल गया। इसका भी बड़ा इजी है, एंटी मोटिलिटी ड्रग जो है यहाँ पे बेसिकली क्या करती है, जो पैरासिलिसिस मूवमेंट है उसको कम करती है। तो पैरासिलिसिस मूवमेंट जो यहाँ पे ये कम कर रही है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ड्रग है, आप कोडीन दे सकते हो, डाइफिनॉक्सिलेट दे सकते हो, ठीक है। ये देखो ये सारी लोप्रिमाइड हो गया, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स यहाँ पे देख सकते हो। देखो और भी काफी सारे यहाँ पे इस बुक में आपको काफी सारी चीज दी हुई है, जैसे प्रोबायोटिक्स यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। प्रोबायोटिक्स आपके कुछ बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में होते हैं, तो प्रोबायोटिक को हमें मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग फॉर इन्फ्लेमेशन बोवल डिसीजेस, तो यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स है, जैसे हम यहाँ पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था एनीमा के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका हम एनीमा देते हैं। हाइड्रो जो आपका कोर्टिसोन है, हाइड्रोकोर्टिसोन, इसका एनीमा यहाँ पे देते हैं। देखो एनीमा बेसिकली पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए एनीमा होता क्या है। देखो अगर आपको क्लासिफिकेशन लर्न करनी है तो कर लेना, ठीक है, वैसे इतना जरूरी नहीं है, आप इतने में भी काम चला सकते हो, ठीक है। प्रोबायोटिक्स कर लेना, एंटी माइक्रोबियल, और इसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगी थोड़ा क्या होता है। देखो पहले हम समझते हैं एनीमा क्या होता है। एनीमा एक नई चीज है, देखो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा एनीमा के बारे में। देखो इसको कभी भी एनीमा से रिलेटेड मत करना। देखो एक होता है एनीमिया, एनीमिया ए से शुरू होता है, ठीक है, वो आपका ब्लड खून की कमी जिसको हम बोल देते हैं। ई से यहाँ पे शुरू हो रहा है ये एनीमा, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था शायद। तो यहाँ पे ये जो होता है ना, बेसिकली देखो इसकी अप्रोच क्या होती है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आपने मतलब यहाँ पे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपको पता है जो कवज होती है ना, वो एक तरह से आप बोल सकते हो आपकी ओवर डाइटिंग की वजह से हो सकती है, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा टूस टूस के खाया है अगर, तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे खाना जो है फंस ही जाएगा, ठीक है। इसको बाहर आने में बहुत प्रॉब्लम होगी और ये अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। अब यहाँ पे जब ये सड़ता है ना खाना, यहाँ पे इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर के थ्रू जो इंटेस्टाइन की लेयर होती है, आपको पता है इंटेस्टाइन का एक ही काम होता है, यहाँ पे कुछ भी न्यूट्रिशन अगर आपके
फूड के अंदर है तो वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब एक सपोज करो आप ऊपर से खाना खा रहे हो और यहाँ पे एक बहुत मोटी लेयर जो है आपकी वेस्ट मटेरियल की लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, अब आपकी बॉडी में आप खाए जा रहे हो और यहाँ पे वेस्ट मटेरियल ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से क्या अब्जॉर्ब होगा, अब सपोज करो एक टाइम आने के बाद यहाँ पे क्या अब्जॉर्ब रहेगा कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है यही अब्जॉर्ब होता रहेगा और उसकी वजह से क्या होंगे आपकी बॉडी में बहुत गंदी गंदी बीमारियां, इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कफ हो सकता है बात बात पे, ठीक है। और हल्का सा अगर आप डस्टिंग में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ बीमारियां आपको हो सकती हैं और आपको अगर आपने जो चीज एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी अपनी बॉडी के रिगार्डिंग वो भी आपको हो सकता है कई बार। तो यानी यानी अगर आप अपनी इंटेस्टाइन्स को साफ नहीं रखोगे ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब आपकी इम्यूनिटी जो है उस पर भी असर पड़ सकता है क्योंकि यहाँ से सारा का सारा क्या अब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा ना, क्योंकि अब्जॉर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे वेस्ट मटेरियल तो अब्जॉर्ब हो रहा है कि ये जो वेस्ट मटेरियल था ये अराउंड लग चुका है, ठीक है। ये आपने कॉन्स्टिपेशन में पढ़ा है और नॉर्मल कंडीशन में भी आप देखोगे ना कई बार तो हमारी बॉडी में ये सब चीजें चलती रहती है, ठीक है। अब ये एनीमा क्या करता है, स्पेसिफिक एनीमा का काम क्या होता है। एनीमा आप देखोगे ना ये सिंपल, अगर आप नॉन मेडिकेटेड भी होता है ये, मतलब इसमें कोई भी मेडिकेशन नहीं होता, ठीक है। ये नॉन मेडिकेटेड भी होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक बॉक्स होता है, प्लास्टिक का बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, ठीक है, ढक्कन होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है पाइप होता है उसका और यहाँ पे से कैथेटर होता है उसका। इस तरह से अगर आप मेडिकल की शॉप पे जाओगे इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे छोटा सा क्लिप होता है, ये क्लिप क्या होता है बेसिकली इसको पाइप को बंद ये अगर आपको स्टॉप करने है आपके हैंड के पास होता है। तो बेसिकली क्या करता है यहाँ पे कैथेटर जो होता है ये वाला, ये आपको यहाँ पे एनएस में इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसका एक प्रोसीजर भी होता है, अगर आपको ज्यादा ही गहराई में इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप एनीमा के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं अवेलेबल हैं, आप उसके बारे में जरूर देखना और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, सही बात तो ये। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बेसिकली, वैसे ये आपको इतना गहराई में नहीं पढ़ना, मैं आपको सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ये जो इसका जो ये कैथेटर है ये आपको इंसर्ट करना है एनएस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने या तो सिंपल जो वार्म वाटर होता है ना, सिंपल वार्म वाटर आपको वो लेना है, इसके अंदर फिल करना है और इसको थोड़ा सा ना ऊंचे एरिया पे रखना होता है, ठीक है। यानी वैसे इसको टॉयलेट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात हम इसको एनएस में इंसर्ट करेंगे तो टॉयलेट में इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो प्रोसीजर है अगर आप इसको यूट्यूब पे देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको क्यों उसको ऊपर रखना है ये सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन बेसिकली क्या करते हैं यहाँ पे जो भी ये वाटर है ना, ये वाटर हमें इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचाना होता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे जितना भी वाटर जाएगा, यहाँ पे सारा वाटर कैरी करते हुए यहाँ पे जाएगा भी, जितना भी वाटर है खाली होकर कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब जो ये आपका वेस्ट मटेरियल है ना, देखो जैसे होता है ना हम अपनी बोतल को साफ करते हैं पानी डाल के, अगर हमारी बोतल में कुछ लगा हो तो पानी में डाल के हम उससे करते साफ करते हैं, देन उसको बाहर फेंक देते हैं। अब ये वाटर भी ऐसे वैसे काम कर रहा है, ये इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। इस इंटेस्टाइन को यहाँ से पूरा क्लीन करेगा, ठीक है। इसको जब आप ये वाटर अपनी इंटेस्टाइन के अंदर इंसर्ट कर लोगे ना तो आपको मूवमेंट करनी होती है, आपको वहां पे कुछ वो मूवमेंट्स बताते हैं, ठीक है, मूवमेंट करनी होती है। देन आपको ये एब्डोमेन कैविटी पे आपको थोड़ा सा जो होता है हैंड के साथ आपको एंटी क्लॉक वाइज आपको यहाँ पे सर्कुलेशन में आपको घुमाना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। आपको वार्म वाटर में थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, ऐसे मतलब चलना पड़ता है, वॉकिंग करनी पड़ती है इसको करने के बाद। देन इसमें जितना भी जो वाटर है इससे क्या होगा, वाटर जितना भी ये है ये वाटर क्या करता है, इसको जो इंटेस्टाइन जो लेयरिंग थी ना इसको सॉफ्ट करके, ठीक है। जो लेयर है यहाँ पे बहुत बेकार जो सड़ी हुई लेयर यानी कि बहुत सकते गंदगी वाली लेयर जो चढ़ चुकी थी ना, तो उस लेयर को क्या करता है यहाँ से रिमूव कर देगा। अब ये लेयर क्या होगी, बहुत पुराने टाइम से जो जमी हुई थी ना इसको यहाँ से रिमूव करेगा। देन यहाँ से क्या होगा, अब आपकी बॉडी में होगा प्रेशर, आपको नेचुरल कोल आएगी, आपको नेचुरल कोल में क्या होगा, जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, डिफिकेशन के दौरान। तो यहाँ पे बहुत यानी जो भी अंदर का मटेरियल है वेस्ट मटेरियल सब आपका बाहर आ जाएगा। तो बेसिकली सिंपल सा मैकेनिज्म था इसका। पर देखो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान, हम इस्तेमाल करते हैं सर्जरी के दौरान, ठीक है। अगर किसी का वेस्ट मटेरियल यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, हम तब भी इस्तेमाल करते हैं। एनीमा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। एनीमा के थ्रू हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को भी सही कर सकते हैं, ठीक है। जिसको माइल्ड लेवल पे है कॉन्स्टिपेशन हम उसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। और आपको इसका इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर वार्म वाटर, देखो यहाँ पे विदाउट मेडिकेटेड वाली भी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे कोई मेडिसिन वाली बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। ये बिल्कुल वार्म वाटर से हमें यहाँ पे सफाई कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर हम अभी इसको विदाउट पानी के सफाई कर रहे हैं ना तो
इसका इतना कोई हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है नॉर्मल वार्म वाटर ले रहे हैं, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अगर हम इसको 1 2 3 अगर लगातार हम 2 3 बार लेते हैं ना, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जो आपका वाटर है, क्योंकि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो आपकी वाटर अब्जॉर्ब कर लेती है। अब आपने जितना भी वाटर लिया तो वो यहीं पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, वो बाहर नहीं आएगा। ऐसा भी कई बार होता है अगर आपकी पूरी इंटेस्टाइन क्लियर हो गई है। तो ये ऐसा कुछ ऐसे मतलब होते हैं। वैसे तो इसके बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो अलग भी हो सकता है, लेकिन इसका मेन मैकेनिज्म जो है ये ऐसे रहेगा। ऐसे यहाँ पे आपको एक मेडिकेटिन मिल जाता है। मेडिकेटिन में क्या होता है, बेसिकली उसमें मेडिसिन होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोकोर्टिसोल हो गया, तो ये एक तरह से मेडिकेटेड आपका एनीमा होता है, ठीक है। तो वो भी इसको भी हम इसे मतलब एमएल के आगे उसमें आता है, एमएल के अकॉर्डिंग आता है कि कितना एमएल आपको लेना है। तो देखो ये जो चीज थी ना एनीमा, ये कई बच्चों को वैसे मतलब ऑलमोस्ट बच्चों को ये पता नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बस आपको बताने के लिए आपको बताया गया था कि बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज थी, और इससे हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को इजीली रिमूव कर सकते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। देन अगर आपको उसको और गहराई में जाना है तो आप बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है यूट्यूब पर, वहां पे आप देख लेना, ठीक है। सो एंटी डायरियल जो था ये भी यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन और यहाँ पे डायरिया जो है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। एंटी अल्सर हमने इससे पहले कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एपेटाइटिस स्टिमुलेट की, और यहाँ पे सप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। सो नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोट्स आपको सारे वहीं पे PDF फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।